हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो 7 मार्च यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। साथ में बच्चों एनसीईआरटी है और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ भी एनसीईआरटी चलती है सभी बोर्ड के लिए स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देर न करते हुए दोस्तों क्वेश्चनों को देखते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। समाजशास्त्र हमें क्या शिक्षा प्रदान करता है। देखो यहाँ हमें होना चाहिए। समाजशास्त्र हमें हमें जो है क्या शिक्षा प्रदान करता है। समाजशास्त्र हमें क्या शिक्षा प्रदान करता है। आइए बच्चों इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर देखो, समाजशास्त्र हमें यह शिक्षा प्रदान करता है कि हमें विश्व को न केवल स्वयं की बल्कि दूसरों की दृष्टि से भी देखना चाहिए। दूसरों की दृष्टि से भी देखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सब बच्चों अतलगोत्री प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में जनसंख्या वृद्धि रोकने के सुझाव दीजिए। देखो बच्चों, भारत में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पहले सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी थी? चीन की। लेकिन अब जो है भारत का विश्व में जो है पहला स्थान हो गया। दूसरा स्थान बच्चों चीन का हो गया है। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि रोकने का सुझाव दीजिए। कैसे आप रोक सकते हैं जनसंख्या वृद्धि को? तो बच्चों सबसे जरूरी शिक्षित होना जरूरी है। देखो शिक्षा का प्रसार, शिक्षित होना जरूरी है। देखो क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं रहेंगे, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, कोई कठिन नहीं रहेगा बच्चों। शिक्षा का प्रसार, परिवार नियोजन, विवाह की आयु में जो है वृद्धि। देखो बहुत सारे लोग जो है बहुत कम उम्र में विवाह कर देते हैं। विवाह की आयु वृद्धि करना, संतानोत्पत्ति की सीमा का निर्धारण एवं सामाजिक सुरक्षा इत्यादि भारत में जनसंख्या वृद्धि रोकने के प्रमुख उपाय हैं। ठीक है भैया, बहुत सरल क्वेश्चन है। जाति व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जाति व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आप गांव समाज में रह रहे हैं, आप लोग जानते हैं बच्चों जाति कैसी होती है। अलग अलग जातियों में लोग जो है बटे होते हैं। जाति व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? यदि बच्चों आज हमारे समाज और हमारे देश में यदि जाति व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जाए तो हमारा देश बहुत आगे चला जाएगा। तो जाति व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो जाति एक प्राचीन संस्था है जो भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का जो है भाग है। भारत में 2 जातियां हैं, एक तो भारत के अतीत का हिस्सा है तथा दूसरी जो है भारत के वर्तमान का जो है हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। उपनिवेशवाद के दौरान भारत में क्या प्रमुख परिवर्तन हुए? चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। उपनिवेशवाद के दौरान भारत में क्या प्रमुख परिवर्तन हुए? उपनिवेश किसे कहते हैं बच्चों? थोड़ा समझते हैं हम लोग उपनिवेशवाद क्या है। देखो जब एक देश दूसरे देश को गुलाम बना लेता है, जैसे अपने भारत को जो है अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, तो उस समय काल को जो है उपनिवेशवाद काल कहा जाता था। तो उपनिवेशवाद के दौरान भारत में क्या प्रमुख परिवर्तन हुए? देखो उपनिवेशवाद के दौरान भारत में जो है उपनिवेशवाद के दौरान भारत में प्रमुख आर्थिक परिवर्तन हुए, जिसमें भूमि राजस्व का भुगतान अब नकद में किया जाने लगा। उपनिवेशवाद के दौरान भारत में प्रमुख आर्थिक परिवर्तन हुए, जिसमें भूमि राजस्व का भुगतान जो है अब नकद में जो है किया जाने लगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दलित से आप क्या समझते हैं? चलिए बच्चों आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगातार देखो सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम लेकर आए हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दलित से आप क्या समझते हैं? दलित, देखो दलित शब्द से तात्पर्य उस दुर्बल वर्ग से है जिसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति काफ़ी जो है न्यूनतम होती है, काफ़ी कम होती है। बच्चों आप देखिए गांव में लोग जो बहुत गरीब होते हैं उन्हें दलित की श्रेणी में जो है रखा जाता है। तो दलित शब्द से तात्पर्य उस दुर्बल वर्ग से है जिसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति काफ़ी न्यूनतम होती है। दलित सदैव अस्पृश्यता एवं छुआछूत एवं सामाजिक भेदभाव का जो है शिकार हो रहे हैं। इनका सदैव शोषण किया गया है। भारतीय संविधान में दलितों को अनुसूचित जाति के अंतर्गत रखा गया है, अनुसूचित जाति के अंतर्गत जो है रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम कब पारित किया गया? राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार जो है आरटीआई अधिनियम जो है कब पारित हुआ और इसका जो है क्या तात्पर्य है, और इसका जो है दोस्तों क्या तात्पर्य है? आइए बच्चों इसको उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को जो है पारित हुआ और 12 अक्टूबर 2005 से यह जो है लागू हुआ। यह एक ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत भारतीय नागरिकों को सरकारी अभिलेखों तक पहुंचने का अधिकार दिया गया है। अर्थात भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखता है। किससे बच्चों? आरटीआई के तहत, यानी सूचना के अधिकार के तहत।
ये बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको जानकारी होना चाहिए कि बच्चों देखो सूचना का अधिकार नियम 15 जून 2005 को पारित हुआ और यह 12 अक्टूबर 2005 से जो है लागू हुआ। यह एक ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत भारतीय नागरिकों को सरकारी अभिलेखों तक पहुंचने का अधिकार दिया गया है। अर्थात भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से, किसी भी अधिकारी से सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखता है। किसके तहत? आरटीआई के तहत। आरटीआई के तहत यानी सूचना के अधिकार के तहत। तो बच्चों ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। सामाजिक सर्वेक्षण को जो है परिभाषित कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सामाजिक सर्वेक्षण को जो है परिभाषित कीजिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। सब परीक्षाओं में पूछेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप इसको अनदेखा मत कीजिए। देखो सामाजिक सर्वेक्षण वैज्ञानिक अध्ययन की एक प्रमुख समाजशास्त्रीय विधि है जिसके द्वारा सामाजिक जीवन, सामाजिक संबंधों अथवा सामाजिक दशाओं की बड़ी सावधानीपूर्वक जांच की जाती है। सामाजिक सर्वेक्षण वैज्ञानिक अध्ययन की एक प्रमुख समाजशास्त्रीय विधि है। विधि माने कानून होता है जिसके द्वारा सामाजिक जीवन, सामाजिक संबंधों अथवा सामाजिक दशाओं की बड़ी सावधानीपूर्वक जांच की जाती है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान को समझने के लिए क्या अतीत का होना आवश्यक है? परिभाषित कीजिए। देखो बच्चों, वर्तमान को समझने के लिए क्या अतीत का होना आवश्यक है? परिभाषित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। वर्तमान को समझने के लिए क्या अतीत में जो बीत गया है, अतीत का होना आवश्यक है? परिभाषित कीजिए। देखो वर्तमान को समझने के लिए यह आवश्यक है कि उसके अतीत के कुछ पक्षों को भी जो है जानकारी हो। अतीत का यह ज्ञान किसी भी व्यक्ति या समूह या फिर भारत जैसे पूरे देश को जो है जानने हेतु जो है आवश्यक है। भारत का इतिहास काफ़ी समृद्ध एवं विस्तृत है, यानी विस्तृत में बड़ा है। भारत के अतीत की जानकारी प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत को जानने से जो है मिलती है, जबकि आधुनिक भारत को जानने के लिए औपनिवेशिक काल को जानना आवश्यक होता है। औपनिवेशिक काल को जानना आवश्यक होता है। ठीक है भैया। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की और क्यों? सत्य शोधक, सत्य की ज्योति जलाना है। किसकी ज्योति जलाना है बच्चों? सत्य की ज्योति जलाना है। तो ज्योति हो जाएगी ज्योतिबा फूले। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। किसकी ज्योति जलाना है? सत्य की ज्योति जलाना है। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की और क्यों की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब बच्चों कम्पिटिटिव एग्जाम में भी जो है पूछे जाते हैं, नौकरियों के परीक्षाओं में एक नंबरी में पूछे जाते हैं। देखो सत्य शोधक समाज की स्थापना 1876 ईस्वी में ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले, इनका पूरा नाम है, फूले ने जो है की थी, जो निम्न जात के लोगों के मानवाधिकारों एवं सामाजिक न्याय के प्रति प्राप्ति के लिए समर्पित थे। ठीक है भैया, समर्पित थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सहभागी लोकतंत्र किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है कि सहभागी लोकतंत्र जो है किसे कहते हैं? सहभागी, जिसमें सबका भागीदार हो, जिसमें सब लोग भागीदार हों। देखो सहभागी लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए किसी समूह या समुदाय के सभी सदस्य एक साथ भाग लेते हैं, उसे सहभागी लोकतंत्र कहते हैं। बहुत सरल है बच्चों। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर चलेंगे। हर एक चैप्टर से दोस्तों लिए हैं इसमें क्वेश्चन हम। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्या क्या है? देखो महिलाओं संबंधी क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्या है उच्च शिक्षा का अभाव, तकनीकी शिक्षा का अभाव, लैंगिक असमानता एवं भेदभाव, उपरोक्त सभी। तो बच्चों यहाँ डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी उच्च शिक्षा का भी अभाव है, तकनीकी शिक्षा का भी अभाव है, लैंगिक असमानता का भेदभाव, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक टेलीविजन कार्यक्रमों में कौन शामिल था? समाचार, महिलाओं के कार्यक्रम, किसानों के कार्यक्रम, ये सभी। तो बच्चों सही जवाब क्या हो जाएगा जो है, क्या आप देखो आप दिमाग से बता देंगे, सभी हो जाएगा। यानी प्रारंभिक टेलीविजन कार्यक्रम कौन शामिल? समाचार भी था, महिलाओं के कार्यक्रम भी था, किसानों के कार्यक्रम सभी थे, सब थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष भारत ने भूमंडलीकरण नीति को अपनाया था? स्वतंत्रता के बाद जो है किस वर्ष भारत ने भूमंडलीकृत नीति को अपनाया था? वर्ष 1990 में, 1991, 92 में, 94 में। तो बच्चों जो है 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी हो जाएगा, वर्ष 1991 ईस्वी में, वर्ष 1991 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में खदान एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? भारत में जो है खदान एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है।
सही जवाब जो है बी हो जाएगा, वर्ष 1952 ईस्वी में। वर्ष 1952 ईस्वी में भारत में जो है, भारत में खदान एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? वर्ष 1952 ईस्वी में जो है लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य में पड़ा था? देखो बच्चों, क्रांति मीन्स क्या होता है? देखो क्रांति से जरूर क्वेश्चन आएंगे। देखो क्रांति मीन्स होता है एक परिवर्तन, एक बदलाव लाना। जो हरित क्रांति हुआ था बच्चों, उसमें गेहूँ, चावल, जौ, इन सब चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पैदावार, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी किया जाए, इसीलिए जो है हरित क्रांति को लाया गया था। यानी इन सब में पैदावार ज़्यादा हो जाए, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चावल हो गया, मटर हो गया, सब जो है हरित क्रांति के अंतर्गत आते हैं। तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य में पड़ा था? यानी कौन सा ऐसा राज्य था जो हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा जो है लाभ पाया था? तो बच्चों उस राज्य का नाम है पंजाब। यहाँ सही जवाब जो है ये हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत यानी क्षेत्र समिति के संगठन का क्या स्तर होता है? क्या स्तर होता है आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत यानी क्षेत्र समिति के संगठन का क्या स्तर होता है? ग्राम स्तर, जिला स्तर, खंड स्तर, राज्य स्तर। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। सही जवाब जो है सी हो जाएगा, खंड स्तर हो जाएगा। ठीक है भैया, खंड स्तर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि भारत में पुनर्जागरण का जो है पिता किसे कहा जाता है? भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन के सामने दिया गया। सही जवाब सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को। भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को जो है भारत में पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय नहीं है? हिंदू, मुस्लिम, जनजाति, भीड़। देखो सब बहुत टेक्निक्स क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय नहीं है? देखो हिंदू भी एक समुदाय है, मुस्लिम भी एक समुदाय है, जनजाति भी एक समुदाय है, लेकिन ये भीड़ नहीं है। भीड़ बच्चों ये कोई समुदाय थोड़ी है, ये भीड़ जो है कोई समुदाय नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसको ओबीसी कहते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट, यानी भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी का वर्ग कब नियुक्त किया गया? भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग कब नियुक्त किया गया? 49 में, 53 में, 56 में, 59 में। सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, वर्ष 1953 ईस्वी में। वर्ष 1953 ईस्वी में। किसने जो है पूंजीवाद को उत्पादन या बाजार के रूप में देखा? मार्क्स, कीन्स, रॉबिन्स, एडम स्मिथ। किसने जो है पूंजीवाद को उत्पादन या बाजार के रूप में जो है देखा है? तो सही जवाब जो है ये हो जाएगा, मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स इनका पूरा नाम है बच्चों, कार्ल मार्क्स। ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो लघुत्तरीय प्रश्न है ये, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप अपने मन से लिख सकते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो बच्चों समाजशास्त्र बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, आप अपने मन से लिख सकते हैं, समाज से संबंधित ही होते हैं। देखो ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये जो है लघुत्तरीय प्रश्न है। इसको कैसे लिखना है? देखो ग्रामीण और नगरीय समाज में, देखो गाँव के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, नगर के लोग, शहर के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं। गाँव के लोग ज़्यादातर कृषि में काम करते हैं, लेकिन नगर के बच्चों देखो नौकरी होते हैं, उद्योग धंधे होते हैं। तो ये सब जो है आप अपने मन से लिख सकते हैं। चलिए इसको तो देखेंगे हम लोग। ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर निम्नलिखित है। नंबर 1, ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश लोग अपनी आजीविका के लिए जो है कृषि का कार्य करते हैं, जबकि नगरीय क्षेत्र के अधिकांश लोग गैर कृषि कार्यों जैसे उद्योग हो गया, सेवा क्षेत्र हो गया आदि द्वारा अपनी आजीविका जो है चलाते हैं। नंबर 2 है भैया, ग्रामीण क्षेत्र में रीति रिवाज, प्रथाओं आदि में समानता देखी जाती है, जबकि शहरी समाज में इस संदर्भ में काफ़ी विषमता पाई जाती है। नंबर 3, ग्रामीण समाज के लोगों का जीवन साधारण तथा निष्कपट होता है, जबकि शहरी समाज में लोगों का जीवन सुंदर या आकर्षक से युक्त होता है। ठीक है भैया। ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार प्रथा होती है, जबकि शहरी समाज में एकल परिवार होता है। ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार प्रथा होती है, जबकि शहरी समाज में एकल परिवार होता है। तो बच्चों ये थे कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।